बच्चों, वीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का पुनः स्वागत है। और वीपीएससी विद्यापीठ अभी लगातार आप सभी प्रतियोगियों के समक्ष भारत की राजनीति कहिए या राजनीति शास्त्र कहिए अथवा संविधान कहिए से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी सामग्रियों को लेकर उपस्थित हो रहा है। और इससे संदर्भ में बहुत सारे वीडियो जारी किए गए हैं और अभी हम लोग प्रारंभ में भारतीय संविधान की पहचान की चर्चा कर रहे हैं। आखिर भारत के संविधान की क्या पहचान है? तो जैसे हम लोगों ने एक पहचान किया था कि भारत के शासन या संविधान की बात करें तो यह एकात्मक है या संघात्मक है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि भारत का शासन एकात्मक और संघात्मक दोनों का समन्वय है, क्योंकि दोनों के लक्षण भारत के शासन में मौजूद हैं। और हम लोगों ने इस बात को भी डिस्कस किया है कि यदि दोनों की तुलना की जाए तो हम पाते हैं कि संघात्मक की तुलना में एकात्मक लक्षण ज्यादा प्रबल हैं। इसीलिए भारत के संविधान को केंद्रीभूत संघ राज्य भी कहा जाता है। एक ये पहचान है। फिर अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में भारत कहाँ फिट करता है, भारत की क्या पहचान है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत संसदीय और अध्यक्षीय में, भारत में केवल संसदीय प्रणाली है, अध्यक्षीय नहीं है। और आज हम लोग भारत के संविधान की एक और मुख्य पहचान की चर्चा करेंगे और यह पहचान है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। भारत का जो संविधान है यह भारत संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन है या संश्लेषण है। इनफैक्ट क्या है कि विश्व के, आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान को उधार लिया गया संविधान कहा जाता है या विभिन्न संविधानों का सम्मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान के जितने भी मुख्य प्रावधान हैं सभी के सभी दूसरे देशों से लिए गए। लेकिन ध्यान रखना होगा कि दूसरे देशों से लिए अवश्य गए हैं, लेकिन उनको हूबहू उसी रूप में नहीं रखा गया है, बल्कि उनका भारतीयकरण किया गया है और भारत की आवश्यकता और परिवेश के अनुकूल उनमें बदलाव किया गया है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जो भारत के संविधान की एक विशेष पहचान बनाता है। हम सभी जानते हैं कि ठीक है, भारत के संविधान के मैक्सिमम प्रोविजंस अनदर कंट्री से लिए गए हैं, लेकिन भारत के संविधान पर सबसे मुख्य प्रभाव दो देशों का है, ब्रिटेन का और यूएसए का। और इन दोनों में भी कंपैरिजन करें तो ब्रिटेन का सबसे ज्यादा प्रभाव है भारत के संविधान पर। तो बहुत सारे प्रावधान ब्रिटेन से हैं और बहुत सारे प्रावधान अमेरिका से हैं, लेकिन उनको उसी रूप में लागू नहीं किया गया है, बल्कि अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से, हमारे देश के राजनीतिक परिवेश के हिसाब से इन सब प्रावधानों में परिवर्तन करके इसको लागू किया गया है। इसी का उदाहरण है कि भारत का संविधान संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन है। एक बात ध्यान में रखें कि संसदीय संप्रभुता की जो अवधारणा है, संसदीय संप्रभुता, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की जो अवधारणा है, यह ब्रिटेन से लिया गया है, यूके की अवधारणा है। जबकि न्यायिक सर्वोच्चता की जो अवधारणा है, न्यायिक सर्वोच्चता, जुडिशियल सुपरमेसी की जो अवधारणा है, यह यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इनफैक्ट क्या है कि ब्रिटेन के शासन में संसद संप्रभु है। हम सभी पढ़ते हैं संप्रभु किसे कहा जाता है? जिसमें समस्त प्रभुता निहित हो, समस्त शक्ति निहित हो, निर्णय लेने के सभी अधिकार हो और जिसके द्वारा लिए गए निर्णय के विरोध का अधिकार या उसको निरस्त करने का अधिकार किसी को नहीं हो। नामी है संप्रभुता, जिसमें समस्त प्रभुता, समस्त शक्ति निहित हो
और उसके द्वारा लिए गए निर्णय को सभी मानेंगे और कोई उसको वायोलेट नहीं करेंगे। तो ब्रिटेन में जब जाएंगे तो ब्रिटेन में संसद संप्रभु है और संसद ने जो डिसीजन ले लिया, जो लॉ फ्रेम कर दिया, उसको कोई नहीं काट सकता है, कोई नहीं निरस्त कर सकता है, कोई नहीं नल एंड वाइड घोषित कर सकता। तो संसद संप्रभु है ब्रिटेन में। अमेरिका की बात करें जहां न्यायिक सर्वोच्चता है, तो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में न्यायिक सर्वोच्चता है और उस न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को सभी अधिकार है और वह किसी भी प्रकार के डिसीजन को चेंज कर सकता है। तो अमेरिका के शासन में न्यायपालिका सर्वोच्च है, ब्रिटेन के शासन में संसद संप्रभु है और भारत के शासन पर दोनों देश का प्रभाव है। तो क्या यहाँ की भी संसद संप्रभु है? क्या यहाँ की भी न्यायपालिका सर्वोच्च है? नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों के बीच संतुलन बनाया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि संसद भारत में संप्रभु नहीं है, क्योंकि संप्रभु उसे कहते हैं जिसके द्वारा लिए गए निर्णय को कोई नहीं बदल सकता है और जिसको सभी उसी रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में संसद का निर्णय का मुख्य अर्थ होता है कानून बनाना, और संसद के जैसे कि आप जानते हैं 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये अगर कोई कानून बनाता है, कानून बनाती है या कोई विधान का निर्माण करता है संसद, तो इसको न्यायपालिका निरस्त कर सकती है। न्यायपालिका निरस्त कर सकती है यदि वह कानून संविधान का विरोधी है या व्यावहारिक नहीं है। तो फिर संसद संप्रभु नहीं हुआ और संविधान और न्यायपालिका अपने जिस अधिकार के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त करती है या अवैध घोषित करता है, उसको कहते हैं हम लोग, तकनीकी भाषा में उसको हम लोग कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चे लोग राइट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू है ना। तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियरी के पास एक ऐसा पावर है जिसके तहत वह संसद द्वारा बनाए गए या विधायिका द्वारा बनाए गए विधान की जांच करता है और जांच के बाद पता चलता है कि यदि संसद ने या केंद्र की विधायिका ने या कोई भी विधायिका ने यदि अपनी सीमा से बाहर जाकर काम किया है तो वहाँ उस कानून को निरस्त कर देगा। जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि 2014 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था। आपको ये जो हमारे भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो प्रावधान है कॉलेजियम सिस्टम, तो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके उसके जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उसको गलत घोषित कर दिया, निरस्त कर दिया कि नहीं, ये संसद का अधिकार नहीं है, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है, यह उसका अधिकार नहीं है। तो निरस्त हो गया। और जो अगर संप्रभु होगा तो उसके द्वारा बनाए गए कानून को कोई निरस्त नहीं करेगा। तो भारत में, ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली लिए गए जरूर हैं, लेकिन ब्रिटेन की तरह भारत की संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत जांच के निरस्त कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत में संसद संप्रभु नहीं है। फिर भारत में न्यायपालिका भी सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि संसद अपने संशोधन के अधिकार के तहत संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में संशोधन कर सकती है ना। संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन कर सकती है और न्यायपालिका के विरुद्ध भी अगर कोई कार्रवाई करनी होती है, न्यायिक अधिकारियों को अगर पद से हटाना होता है न्यायाधीशों को, तो इसके लिए संसद में ही विशेष प्रक्रिया लाई जाती है जिसे महाभियोग कहते हैं। तो न्यायपालिका भी सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि आपको भी संविधान के दायरा में रह के काम करना है। अगर आप संविधान के दायरा का उल्लंघन करेंगे तो आपके विरुद्ध संसद में महाभियोग आएगा।
और अगर विधायिका सीमा का उल्लंघन करके कानून बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार के तहत उसके द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर देगी। तो भारत के शासन में ना तो संसद संप्रभु है, ना ही न्यायपालिका सर्वोच्च है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में संघात्मक प्रणाली है और संघात्मक प्रणाली में न तो न्यायपालिका बड़ा है, न कार्यपालिका बड़ा है, न विधायिका बड़ी है, संविधान बड़ा है। संविधान सबको शक्ति दे देता है और संविधान द्वारा निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो भारत में न तो संसद संप्रभु है या सर्वोच्च है और न ही न्यायपालिका सर्वोच्च है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। और यहाँ सभी के सीमाओं का निर्धारण है और सभी को सीमा का अधीन रख के काम करना है। संसद यदि सीमा का उल्लंघन करे तो न्यायपालिका रोकेगा और न्यायपालिका यदि अपने अधिकार का दुरुपयोग करे तो उसके विरुद्ध कार्यवाही संसद करेगा। इसीलिए भारत में कहा जाता है भारत के शासन की मुख्य पहचान है। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारे सवाल आते ही हैं, टिप्पणी में भी लिखने के लिए आता है स्पष्ट करें, या लॉन्ग आंसर में भी आता है स्पष्ट करें कि भारत में संसद संप्रभु नहीं है या भारतीय शासन में संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन दिखाया गया है या संश्लेषण बनाया गया है। हमारा विश्वास है कि आप इस बात को समझे होंगे कि भारत के शासन की मुख्य पहचान संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संश्लेषण या समन्वय या संतुलन कैसे है और कैसे इसको लिखा जाए और कैसे ऑब्जेक्टिव में किया जाए। तो मेरा विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कंटेंट विद्यापीठ का अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और फिर इसी प्रकार के टिपिकल एंड इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को लेकर विद्यापीठ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।